हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारा एनआईएसएम 1 सीरीज हम लोगों की चल रही है। जहाँ पे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देख लिया, चैप्टर नंबर 2 देख लिया, और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं पूरे सीरीज में केवल उन उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, और केवल उतनी चीजों को ही शॉर्ट्स नोट्स में आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ जो चीजें आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, और जिन चीजों से आपको कॉन्सेप्टली चीजें आएंगी। क्योंकि एनआईएसएम की अगर जो बुक है, जो स्टडी मॉड्यूल दी गई है एनआईएसएम के थ्रू, वो काफी वास्ट है। उसमें बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन अगर मैं आप लोगों को रेगुलरली वेज में जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उन्हीं चीजों को वहां पे बहुत ब्रीफ करके दिया गया है। और कुछ ओवर द टॉप है, मतलब बहुत सी ऐसी नॉलेज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना रेलेवेंट नहीं है। हाँ, वो नॉलेज के लिए बहुत रेलेवेंट है, एक प्रोफेशनल के लिए बहुत रेलेवेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको उसको पढ़ना नहीं है। अगर आपके एग्जाम क्रैक भी हो जाते हैं, फिर भी आप कोशिश करना कि फॉर योर नॉलेज, फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट, आपको वो पूरा पूरा रिव्यू करना होगा, पूरा पूरा रीड करना होगा। वो आपको एक बहुत ही अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग देगा, जिस तरीके से लाइक एज अ प्रोफेशनल, जिस तरीके से मैं आपको पूरी तरीके फ्लो कर रहा हूँ। लेकिन लगातार जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं और पास समरीज को देखते हुए जो मैं बना रहा हूँ, वो केवल उन टॉपिक्स को बना रहा हूँ। और हालांकि मैं जो भी एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, वहां पे वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं, प्रैक्टिकलिटी से लेकर के जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं और बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप जब इस मार्केट में एंट्री कर लोगे इस एग्जाम के बाद, और जब एक सिस्टम में आओगे, एक बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्शन में आओगे, आप एक किसी सिक्योरिटीज मार्केट में जब काम करोगे, तब आपको बहुत सी चीजें, बहुत सी टर्मिनोलॉजी आपको वहां पे समझ में आएगी। तो लेकिन तब भी मैं जितना आसान करने की कोशिश करता हूँ, जितना इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप लोगों को सारी चीजें एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएं, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही बेटर सिचुएशन ले आए। और थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर के अगर मैं बात करूं, कि ना तो हमने कभी फाइनेंस एक डिटेल में, ना तो हमने कभी अपने 11th 12th में पढ़ा, ना तो कभी बीकॉम में पढ़ा। कभी फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि सब पूरे वर्ल्ड में या पूरे सभी इंसान करते हैं, हर एक इंसान है। आप कल को आप भी अर्निंग करोगे, अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करोगे, उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लेकर के आओगे, अच्छे से आप चाहोगे कि उसके रिटर्न्स मिले। लेकिन इस सब की नॉलेज हमारे किसी भी चैप्टर्स में बस हमें रेशियो एनालिसिस बता दिया जाता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है अपने प्रैक्टिकलिटी, ये नहीं बताया जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं छुपी होती हैं। तो वो सारी चीजों का एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट हमें एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, और इसीलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा आपको इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होता है, आपके पैकेजेस उतने हाई होते चले जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, मैं 7 साल से इसी इंडस्ट्री में हूं, और एंड आई एम वर्किंग एज अ गुड पैकेज। बट टीचिंग इज माई गुड हॉबी, एंड दिस इज माई प्रोफेशन। मुझे नॉलेज शेयर करना पसंद है, नॉलेज को और वॉश करना पसंद है, डेली टू डेली अपडेटेड होना पसंद है। तो मैं एजुकेशन फील्ड में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, ताकि मिनिमम कॉस्ट है। और मेरा भी एक होता है कि मेरा भी एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, कि कम से कम मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। और पर्पस ये है मिनिमम कॉस्टिंग रखने की किसी भी सब्जेक्ट की। रीजन ये कि अगर मैं उसको फ्री कर दूं, तो फ्री की चीज अगर सामने रहती है, तो बहुत लोग उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं, फ्री की चीजों को रेलेवेंट नहीं मानते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टिंग चार्ज करता हूँ। रीजन यही है उसका। और कभी कभी अगर ऐसा होगा कि आपके एग्जाम्स बाई चांस क्लियर नहीं हुए, और आपके कोर्सेज में एक्सपायरी डेट हो रही है, तो आप मुझसे सीधा कनेक्ट कर सकते हो। एक्सपायर हो गया, बाई चांस एग्जाम नहीं निकला, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। कोर्स ऑब्सोल्युटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे कोई इशू नहीं है इन सब चीजों में, ना मेरा इंटेंशन पैसा कमाना है। मैं जिस सोर्सेज से पैसा कमा रहा हूँ, दैट्स बिग इनफ, दैट्स बिग इनफ। इतना कि मैं इजिली अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉलेज गेन हो आप लोगों को, अच्छे नॉलेज हो, ताकि आप लोग का जो ये एक्सपीरियंस है, कल को कोई भी टर्मिनोलॉजी आए आपको प्रैक्टिकल वर्क करते समय, तो ये ना हो कि ये चीज मुझे पता नहीं थी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी सेंटेंस, जो भी चीजें आती हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। कभी इन सब चीजों के बारे में आपको पर्सनली डिस्कस करना हो, एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाए,
कभी वर्किंग में रहो, उसमें आपको कभी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आप कॉल कर सकते हो मुझे। तो हम लोग अब चैप्टर की ओर फोकस करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक्सचेंज में कौन सी करेंसी ट्रेड की जाती है, कौन से ऐसे करेंसी फ्यूचर से जो एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में बोला था कि कोई भी अंडरलाइंग एसेट होती है, डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और एक प्रॉपर रेगुलाइजेशन के साथ वहां पे वर्क होता है, कोई भी पर्सन एक दूसरे से डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट, वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आपका फ्यूचर्स कहलाता है। और फ्यूचर्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे केवल करेंसी फ्यूचर के बारे में बोला है। आप इक्विटी 8 देंगे जब तो एनआईएसएम का, तो वो आपके स्टॉक फ्यूचर आ जाएगा। वहीं आप एमसीएक्स का पेपर देंगे, आप कमोडिटी का पेपर देंगे 16, वहां पे आप लोगों को कमोडिटी फ्यूचर आ जाता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हर समय क्या होता है, जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं, जैसे आप स्टॉक्स है, ग्रो है, अगर आप इस मार्केट में है तो आपने कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट तो ओपन किया ही होगा। तो वहां पे आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देख रहे होगे और साथ ही साथ स्टॉक्स के भी फ्यूचर देख रहे होगे। ऑप्शंस, बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं जब आपके कि ऑप्शन में ट्रेड कराएंगे, हम इनमें ट्रेड कराएंगे, आपको आपको फायदा दिखाएंगे, आपको फ्यूचर में सौदे खड़े करवाएंगे, आपको फायदा करवाएंगे। तो फ्यूचर इज नथिंग, उसका एक ये होता है कि जैसे दो लोग आपस में सामने सामने, मैं और आप आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि 3 महीने बाद हम आपको इतने रुपए में गेहूं दे देंगे, ठीक है। तो दूसरा पर्सन भी उस पर साइन कर देता है, दोनों लोग आपस में एग्री कर जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गई। कल को जो सेलर है उसको मार्केट में भाव पता चला कि और ज्यादा बढ़ गया है, तो उसने अगर डिनाई कर दिया फिजिकल मार्केट में, तो आपको लीगल केस करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत से सरदर्द होंगे। तो इसीलिए आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो जो डेरिवेटिव है वो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ, जब भी आप टर्मिनल पे बैठोगे तो एक की होती है नॉर्मल, ओडिन में आप लोग देख लोगे सॉफ्टवेयर अगर होता है, जब टर्मिनल पे आप बैठोगे तो ओडिन एक टर्मिनल होता है, नेस्ट एक टर्मिनल होता है, मोतीलाल ओसवाल का आपका ओरियन एक टर्मिनल है। तो वहां पे F6 आप क्लिक करते हो तो वहां बायर और सेलर की लिस्ट आ जाती है, नंबर ऑफ बायर और सेलर की लिस्ट। मतलब एक तरफ पूरे बायर है, एक तरफ पूरे सेलर है। तो बायर अपना रेट लगाते हैं और सेलर अपना रेट लगाते हैं। जब दोनों में कोई ना कोई मैच हो जाता है रेट, तो जो खरीदने वाला होता है उसको खरीदी हुई क्वांटिटी, और जो सेल करने का ऑर्डर लगाया उसको सेल क्वांटिटी, उसके डिमांड से उतने सेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फ्यूचर भी इसी तरीके से पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग एक्सपायरी होती है, जैसे जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। तो प्रॉपर उसमें एक्सपायरी होती है। जो बायर होता है वो भी अपना एक रेट लगाता है खरीदने का, और सेलर भी अपना एक रेट लगाता है। जब दोनों का रेट हो जाता है तो वहां पे मैं ट्रेड हो जाता है दोनों की तरफ से, बायर का भी और सेलर का भी। और इसमें खास बात क्या होती है, बायर को अगर कोई पोजीशन बनानी है तो उसको उस पोजीशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा। सपोज करिए निफ्टी में, निफ्टी को खरीदना है, निफ्टी आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे, निफ्टी हमारा इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स हमारा इंडेक्स है। एनएससी का निफ्टी और बीएससी का आपका वो है सेंसेक्स है। तो निफ्टी को जैसे आपको खरीदना है सपोज करिए, तो इस समय निफ्टी आज की डेट पे मैं बता रहा हूँ 18,200 के अप्रॉक्स में पहुंच चुकी है, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 50 की होती है, ठीक है। तो उसकी पूरी वैल्यू बना लो, आपको मैं कैलकुलेट कर दो, तो आप उसकी अगर आप एक वैल्यू बनाते हो, तो निफ्टी चल रहा है 18,200 सपोज करिए, ठीक है, 50 की। तो 9,10,000 रुपए का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, पूरा पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट 9,10,000 रुपए का। लेकिन आपको इतने रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पोजीशन बनानी है तो आपको हार्डली 2.5 से 3% देना होगा। सॉरी, आपको ये 9,10,000 रुपए, तो अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो इसकी लगभग लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास की, ये मान के चलिए 10 से 15% के आसपास की यहाँ पे
मैं फ्यूचर में चला गया था, ये करेंसी फ्यूचर में आपका मार्जिन बहुत कम लगता है। तो मैं इसकी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो आपको लगभग 1,15% के आसपास की मार्जिन देनी पड़ेगी। ब्रोकर टू ब्रोकर, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, चीजें चेंज हो जाती है मार्केट के हिसाब से। वो सेबी अपनी गाइडलाइंस लेके आता है। तो सपोज करिए 1,36,000, आज आपको निफ्टी अगर खरीदना है बायर को, तो कम से कम देखिए 1,36,000 रुपए, इसको लाइक बोल सकते हैं इनिशियल मार्जिन को, कि एडवांस कर दिया। कोई भी फ्यूचर में अगर कोई डील करनी होती है तो एक पर्सन कुछ टोकन अमाउंट देता है ना एडवांस की तरह, तो वही होता है 1,36,000 रुपए आपने मार्केट में एडवांस कर दिया। अब क्या होगा अगर सपोज करिए अच्छा खासा घाटा हो गया, जब तक 1,36,000 रुपए तक आपका बैलेंस है, इनिशियल मार्जिन में आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को बना के रखा है, तब तक तो आपका सौदा नहीं कटेगा। लेकिन बायर सेलर का जो भी एग्रीमेंट है, अगर 1,36,000 रुपए जैसे ही आपका कम हो गया, उतना वैल्यूएशन नीचे आ गई, तुरंत के तुरंत आरएमएस जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तुरंत आपका सौदा काट देगा। इससे क्या होगा कि डिफॉल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास जितने पैसे थे वो खत्म होने वाले हैं। अब आप आगे मेंटेन रखना है अगर आपको, तो तुरंत पैसे डालो, अगर नहीं डाल पा रहे हो तो तुरंत सौदा कट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी दूसरा पर्सन भी जो एक सेलर होगा, आपने अगर उसको बाई किया है तो किसी न किसी ने सेल भी किया होगा, तो वो चीज डिफॉल्ट में नहीं आ पाती। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। और इसकी हर एक मंथली एक्सपायरी होती है। आप निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, तो 3 महीने तक की आप एक्सपायरी का आप सौदा ले सकते हो। वही करेंसी की बात करें तो अगले 12 महीने तक, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ऑप्शन आ सकता है कि कितने एक्सपायरी तक आप ट्रेड कर सकते हो करेंसी में। करेंसी फ्यूचर में अगले 12 एक्सपायरी तक, नेक्स्ट मंथ के 12 कैलेंडर मंथ्स तक आप कर उसके फ्यूचर्स बाई कर सकते हो। तो यही चीज है कि इनिशियल मार्जिन लेकर के आप अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर एक्सपायरी डेट है, एक प्रॉपर उस पर मार्जिन लगती है, और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है कि जरा सा भी कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता है। जैसे ही जितना पैसा है तभी तक सौदा देखेगा ब्रोकर, अदरवाइज तुरंत सौदे को काट देगा। तो दूसरे पर्सन को भी डिफॉल्ट नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काम होता है, एक्सचेंज के थ्रू काम होता है, और पूरा प्रॉपर लीगल वे में काम होता है। कोई ऐसे ही आगे पोजीशन नहीं बना सकता, पोजीशन बनाने के लिए पैसे चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क कम है, डिफॉल्ट करने का रिस्क कम है, और एक प्रॉपर इसकी वैल्यूएशन है, और उस वैल्यूएशन के साथ ये काम होता है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से अब सिंपल चीज आप लोगों को ये माननी है, कोई भी एग्जांपल आ जाए, कुछ भी आ जाए एग्जाम में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड होना चाहिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड होना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हम लोग फिजिकली बनाते हैं, जो हम लोग फिजिकली बनाते हैं वो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओवर द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पेपर पे साइन वगैरह करके किसी फ्यूचर में होने वाले काम के लिए, हम लोग इवेंट पे होने के लिए आज कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दैट्स नॉट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक्सचेंज के थ्रू वो सारी फॉर्मेलिटीज हो रही है, वो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। क्लियर? टू बाई और सेल अ सर्टेन अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट मैंने पिछले में बताया था, अगर आप भूल गए हो तो फिर से चले जाना, फिर पुरानी वीडियोस को देख लेना। और एन इंस्ट्रूमेंट एट अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर, एक एक्सपायरी डेट होती है, उस डेट के बारे में मेंशन कर देता हूँ, कहीं पे आप लिख लूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी की दो एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी और एक वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी एवरी वीक के थर्सडे को होती है। पहले 3-4 साल पहले ये सब सिनेरियो नहीं था, केवल मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी। लेकिन ट्रेड वॉल्यूम को देखते हुए, ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने, सेबी ने इन चीजों को बढ़ा दिया। तो अब वीकली एक्सपायरी जो हुआ करती है, आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, या करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। करेंसी मैं बताता हूँ तो उसको भी आप लोग लिखिएगा, वो भी एग्जाम में आते हैं। सॉरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, और मंथली एक्सपायरी लास्ट वीक के थर्सडे को होती है। क्लियर? लास्ट वीक जो भी होगा, चाहे वो फरवरी अगर आ गई तो उसमें 23 तारीख अगर या 22 तारीख ही अगर आपका थर्सडे आ रहा है किसी वीक में, तो 22 तारीख को ही एक्सपायरी आ जाएगी। उसके नेक्स्ट डे से नए मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। तो क्लियर निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब मैं बात करता हूँ करेंसी की।
करेंसी की भी वीकली एक्सपायरी होती है और साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी होती है। करेंसी की जो वीकली एक्सपायरी होती है वो हर फ्राइडे को खत्म होती है। डॉलर, यूएसडी, यूरो, हर सभी की वीकली जो एक्सपायरी है वो आपकी थर्सडे को नहीं, फ्राइडे, करेंसी का फ्राइडे याद रखिएगा। और आपका जो मंथली एक्सपायरी होती है, जो मंथली एक्सपायरी होती है वो लास्ट फ्राइडे को होती है। या तो जो भी करेंसी में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज है, जो भी मंथ होता है उसके 2 वर्किंग डेज के प्रायर जो होता है वो आपकी मंथली एक्सपायरी कहलाती है करेंसी फ्यूचर्स में। क्लियर? 2 वर्किंग प्रायर डे, 2 वर्किंग प्रायर डे आपकी मंथली एक्सपायरी कहलाती है आपके करेंसी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोथ पार्टीज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। जो जो ऑब्लिगेशन है वो अपने ऑब्लिगेशन यहाँ पे देते हैं और जो सेटलमेंट डेट है वहां पे वो कंप्लीट हो जाती है। करेंसी फ्यूचर आज अ लीनियर प्रोडक्ट एंड कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट इज सिमिलर टू कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है हमारे। इन डिटर्मिनेशन प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फ्यूचर ट्रेडिंग इट इज एसेंशियल टू नो बोथ द कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये हमें पता चल होना चाहिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस के पहले कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं पहले तो हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज पता होना चाहिए। जैसे निफ्टी 9 लाख की है, भाई रिलायंस का फ्यूचर देखें तो वो आपको 6 साढ़े 6 लाख रुपए का ही पड़ेगा, लेकिन सबकी अलग अलग मार्जिन है। और एक स्टॉक मार्केट में एक और चीज है, आपका एक टिक साइज है। एक टिक वैल्यू क्या होता है कि 0.05 है, ये आपकी निफ्टी में कैश फ्यूचर की है। ठीक है, वहीं आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी करेंसी है वहां पे 0.0025 टिक साइज, मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम पे जो रेट अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है, तो उसकी एक कैपिंग है। वो ऐसे नहीं हो जाएगा कि 7 रुपए 3 पैसे फिर 7 रुपए 4 पैसे फिर 4, उसकी एक प्रॉपर टिक साइज है जो कि लिख लीजिए आप कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या आपकी करेंसी कैश की कोई भी सौदे हैं अगर, उसमें आपकी 0.05 है, मतलब 10 रुपए 25 पैसे हो जाएगा वैल्यूएशन, 10 रुपए 30 पैसे हो जाएगा, 10 रुपए 35 पैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपए 33 पैसे हो जाए, ऐसा नहीं कि 10 रुपए आपके 37 हो जाए। तो 0.05 की टिक साइज है आपकी कैश में, निफ्टी में। और वहीं पे अगर हम बात करें करेंसी फ्यूचर के बारे में तो करेंसी में 0.0025, इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा जरूर। और जब आप मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हो टिक वैल्यू जब पूछेगा, टिक मतलब कि मिनिमम कितना ऊपर और नीचे जाना एक एक्सचेंज के थ्रू डिसाइडेड है कि इसके बीच में नहीं रहेगा, इतना ही ऊपर जाएगा नेक्स्ट साइज में या इतना ही बायर सेलर में नीचे आएगा। ठीक है, जो वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है तो इसी प्रोपोर्शनेट में 0.025 करेंसी में ऊपर जाएगा। जैसे अगर डॉलर है 70 रुपए 25 70 रुपए 00 70.0025, तो अगला जो टिक साइज होगा बढ़ने का 70 रुपीज 0050। ठीक है, फिर उसका अगला होगा 0075। वहीं पे नीचे आने का क्या है, अगर 70 रुपए 0025 है, 70 रुपीज 0025 है, अगर लास्ट में 4 डेसिमल होते हैं उसमें। ठीक है, और उसके नीचे देखे जाए तो 0.0025 घट करके केवल 70.0000। अब उसके नीचे अगर आ गया तो 69.0075। ठीक है, क्लियर हो गया टिप वैल्यू, यही होता है। तो करेंसी में 0025 है और इक्विटी में 0.05 है, 5 पैसे के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। क्लियर हो गया फ्यूचर का। और बहुत सी जितनी नॉलेज की चीजें थी मैं आप लोगों से बोलूंगा कि उसको कहीं ना कहीं लिख लिया करिए, किसी ना किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो चीज आएगी और जब आपको वो को रिलेट होगी कहानी की तरह तो आप आराम से उसको इजिली हैंडल कर ले जाओगे। अब फ्यूचर में जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो क्या क्या होती है, अब मैं फटाफट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। स्पॉट प्राइस, जो भी स्पॉट प्राइस मतलब क्या होता है, जो भी कैश का प्राइस होता है, एक कैश का प्राइस होता है और एक फ्यूचर का प्राइस होता है। सीधे से माइंड में रखना है, जो भी एक कैश का प्राइस होता है वो हमारा स्पॉट प्राइस होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं गोल्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ। गोल्ड आप मार्केट में जाओगे तो उसकी वैल्यूएशन कुछ अलग होगी, वही आप एक्सचेंज में देखोगे अगर 2 महीने 3 महीने बाद के, तो आज के वैल्यूएशन से कुछ महंगा होगा एक्सचेंज में। उसमें क्या होता है, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जुड़ी होती है, इसलिए स्पॉट प्राइस में जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जुड़ जाती है तो वो प्राइस जो कहलाता है हमारा वो फ्यूचर प्राइस कहलाता है।
और जो आज कैश के स्पॉट में जिसमें ट्रेड हो रहा है, आज कैश में जिसमें ट्रेड हो रहा है, वो हमारा स्पॉट प्राइस कहलाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई स्पॉट प्राइस के बारे में? आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। स्पॉट प्राइस मतलब आज की डेट पे जिस भी प्राइस पे जो डील हो रहा है वो हमारा स्पॉट प्राइस है। उसी में जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी या प्रीमियम जब जुड़ जाता है और किसी एक एक्सपायरी डेट के हिसाब से, तो वो जो प्राइस कहलाता है वो फ्यूचर का प्राइस कहलाता है। क्लियर है? आप सभी लोग कॉमर्स से हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में जान ही रहे होंगे थोड़ा बहुत नॉर्मली, ठीक है? सॉरी। स्पॉट प्राइस पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ विच अंडरलाइंग एसेट ट्रेड्स इन द स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब कैश मार्केट में डेली डेली जो मार्केट है उस पे जो कर रहा है। फ्यूचर प्राइस क्या होता है? करंट प्राइस ऑफ द स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर प्राइस क्या होता है? किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। तो यहाँ पे इस लाइन से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैंने यही बोला, स्पॉट प्राइस में जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब हम उसका एक्सपायरी के डेट तक देखते हैं तो उसकी प्राइस हमेशा हाई रहती है, क्योंकि स्पॉट आज के ट्रेड में उसका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो जुड़ी रहती है। तो वो जो प्राइस कैलकुलेट होके वो आता है वो आपका फ्यूचर प्राइस होता है। अगर फॉर्मूला देख लें, स्पॉट प्राइस प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इक्वल टू फ्यूचर प्राइस, ये भी आ सकता है आपको। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या है? द पीरियड ओवर विच द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स द करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द सेबी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज हैव 1 month, 2 month and 3 month अप टू द 12 month एक्सपायरी साइकिल। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगले 12 ट्रेडिंग साइकिल्स तक के अगले 12 एक्सपायरी तक में आप ट्रेड कर सकते हो करेंसी में, ठीक है? इक्विटी में, एनएससी बीएससी में आप बात करो तो वहां पे केवल 3 महीने तक की साइकिल होती है। हालांकि बीएससी में फ्यूचर तो होता नहीं है, एनएससी में ही होता है आपका। तो आप अगर इसमें आते हो तो आपको 3 महीने तक एक्सपायरी होती है। और यही करेंसी में बात करें तो अगले 12 कैलेंडर ईयर तक की एक्सपायरी आप चूज कर सकते हो। वैल्यू डेट या फाइनल सेटलमेंट डेट, आपकी जो भी एक्सपायरी होती है उसके एक्सपायरी के बाद की जो दो दिन जो बचते हैं आपके, वो सेटलमेंट डेज कहलाते हैं। तो जो भी आपका लास्ट बिजनेस डे है, ठीक है, जो भी लास्ट बिजनेस डे है वो आपका सेटलमेंट डेट कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो टर्म्स हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन यही टर्म्स आपके क्वेश्चंस बनेंगे। स्पॉट प्राइस क्लियर होना चाहिए, फ्यूचर प्राइस क्लियर हो गया, उसके फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्लियर हो गया, वैल्यू डेट क्लियर हो गया। वैल्यू डेट को ही फाइनल सेटलमेंट डेट भी बोलते हैं, ये भी एकदम नॉर्मली रखिएगा। मैंने बताया था, इसके लिए पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट। मैंने बताया था जो भी लास्ट वर्किंग डे है उसके 2 दिन प्रायर देखें तो वो हमारा एक्सपायरी डेट होता है। सपोज करिए कि 30 जो है, किसी भी मंथ का 30 वो हमारा लास्ट बिजनेस डे है, तो हमारी जो एक्सपायरी होगी करेंसी की वो 28 को होगी। और आगे का जो 2 दिन होगा वो हमारे सेटलमेंट डेट कहलाएंगे। क्लियर? बस यही चीज है आपको कि 2 दिन प्रायर, 2 वर्किंग डे प्रायर ऑफ द फाइनल सेटलमेंट डेट। क्लियर है? इससे आपको सेटलमेंट डेट भी क्लियर हो जाएगा और एक्सपायरी डेट भी क्लियर हो जाएगा। कुछ आपको समझने की, एक्स्ट्रा समझने की क्लियर वो नहीं है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 30 तारीख को छुट्टी पड़ गई तो, 30 तारीख को छुट्टी पड़ गई तो क्या है? तो 29 हमारा लास्ट वर्किंग डे है, उसके 2 दिन प्रायर जो भी डेट होगी वो हमारा एक्सपायरी डेट होगा करेंसी में। क्लियर? अब एक और दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 30 की जगह पे 29 को हॉलीडे बन गया तो ठीक है, 30 वर्किंग डे है ना, तो 2 प्रायर डे हमें चाहिए। 29 को छुट्टियां हैं अगर, तो 30 है और उसके पहले आपका 28 भी एक वर्किंग डे है, तो 27 हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब जो 2 वर्किंग डे हमें चाहिए सेटलमेंट के लिए, 2 वर्किंग डे चाहिए, उसके बीच में छुट्टी पड़े या उसके लास्ट वाले दिन पे छुट्टी पड़ जाए, 2 वर्किंग डे हमें चाहिए। ठीक है? इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए सेटलमेंट डेट या वैल्यू डेट क्या हो गई और एक्सपायरी डेट क्या हो गई। तो एक्सपायरी क्या होगी? 2 वर्किंग डे प्रायर एक्सपायरी डेट, और उसके बाद का जो आगे का जो 2 वर्किंग डे होता है वो हमारा सेटलमेंट डेट कहलाता है। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर? बाकी जो ये टर्म्स है लिखे हुए हैं, आपको कुछ जो एग्जांपल मैंने दिया है इसके अलावा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो आपके इंटर बैंक सेटलमेंट से रिलेटेड है, वो आएगा नहीं। मुझे 100% क्लियर है, वो आएगा नहीं आपको। ठीक है? जब आप इस इंडस्ट्री में काम करने लगोगे तो ये चीजें आराम से समझ में आने लगेंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल और कॉन्ट्रैक्ट साइज में आप कंफ्यूज मत आइए। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मतलब कितने मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं, और वहीं कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब हुआ
कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे निफ्टी का मैंने एग्जांपल किया था, निफ्टी आज 18,200 रुपए चल रही है और 50 की एक लॉट होती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लगभग 9 लाख के आसपास आया था। तो वही कैलकुलेट करना है आपको। इसी तरीके से मारुति का फ्यूचर 9400 रुपीज चल रहा है और उसकी जो भी आपकी 25 की या 50 की जो भी लॉट है, वो आपके उसकी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। तो यही होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो उसकी एक स्पेसिफाइड लॉट होती है वो एक्सचेंज डिसाइड करती है। करेंसी में क्या होता है कि 1000 की लॉट होती है। आप चाहे यूएस डॉलर आईएनआर ले लो, आप चाहे जीपीवाई आईएनआर ले लो, आप चाहे जीबीपी आईएनआर ले लो, आप चाहे यूरो आईएनआर ले लो। आपने एक लॉट बाई करी है तो आपको 1000 क्वांटिटी मिलती है। क्लियर? तो 1000 क्वांटिटी, अब सपोज करिए कि 70 रुपए चल रहा है, आज तो 70 रुपए नहीं, 82 रुपीज आपका डॉलर चल रहा है, तो आपने 82,000 रुपए आपने बाई का 82,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगर आपने एक लॉट ली। और वही मार्जिन, इनिशियल मार्जिन जो उसको बाई करने की लगेगी, वो केवल और केवल 2.5 से 3, मतलब कि आपका 2200 से 2500 रुपए आज की डेट पे मार्जिन हो गया है डॉलर का केवल। तो करेंसी में बहुत कम मार्जिन लगती है, बहुत कम। और वही ये बात है, 1000 क्वांटिटी आप बाई कर रहे हो 2200 रुपए में, वही अगर वो 2 रुपए नीचे आ गया तो आपके पूरे 2200 रुपए खत्म हो जाएंगे। वही 1 रुपए ऊपर चला गया तो आपको 1000 रुपए आ जाएंगे। तो क्वांटिटी इंटू जितना भी प्राइस का वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इनिशियल मार्जिन भी मैंने बता दिया। उस सौदे को लेने के लिए आपको जो मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए इंटर करने के लिए हमारे स्टॉक मार्केट में, वो आपका इनिशियल मार्जिन होता है, चाहे मार्केट कोई भी हो, करेंसी, कमोडिटी आपका या इक्विटी। क्लियर? और एम टू एम, इसको शॉर्ट फॉर्म में एम टू एम भी बोलते हैं। अगर कभी आपके पास आ जाए क्वेश्चन में एम टू एम, व्हाट इज एम टू एम, तो दैट्स कॉल्ड मार्क टू मार्क, मेकिंग टू मार्केट, मार्किंग टू मार्केट या मार्क टू मार्केट, सारे एक टर्म्स है। देखिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैश में क्या होता है, आपने अगर सपोज करिए रिलायंस अगर 2500 में खरीद लिया, अगर वो 2300 रुपीज आ गया, कैश में बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आप उसको कैश में रखे रहो। अगर आपका वो डेबिट में नहीं है, आपने कोई उधार नहीं लिया है एक्सचेंज की तरफ से, कैश में है, तो आप रखे रहो, 10 साल रखे रहो, जब भी ऊपर जाएगा बिक जाएगा। हालांकि फ्यूचर में ये चीज नहीं होती है, फ्यूचर में एक सर्टेन एक्सपायरी होती है और डेली का डेली लेजर का सेटलमेंट होता है। सपोज करिए आपने कोई भी फ्यूचर लिया, ठीक है, 2530 रुपए का, अब वो शाम तक गिर गया, 2510 रुपए हो गया, तो 20 रुपए का जो गैप आया, जो लॉस आया, वो शाम को आपके इनिशियल मार्जिन अमाउंट से डेबिट कर देगा, मतलब कि काट लेगा, वो आपका पैसा काट लेगा। अगर 1,30,000 रुपए है, ठीक है, अगर सपोज करिए 5,000 का लॉस हुआ तो 5,000 काट लेगा, और शाम को जो आपके पास कैश लेजर बचा वो 1,25,000 रुपए ही बचा। ठीक है? इसी तरीके से जो ये होती है सिचुएशन सेटलमेंट करने की, डेली के डेली प्राइस बेसिंग की, और वहीं जब आपका जो गेन होगा 5,000 रुपए, तो उतना आपके पास ऐड भी कर देगा, 1,30,000 को 1,35,000 भी कर देगा। तो यही जो सिचुएशन होती है डेली टू डेली क्लोजिंग प्राइस पे, वो उसी को बोलते हैं हम लोग मार्किंग टू मार्केट। पढ़ लेते हैं। इन द फ्यूचर मार्केट, एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग day, the margin account is adjusted to reflect the investor's gain or loss depending upon the future's closing price. This is called marking to market. क्लियर है? जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी उस करेंसी की, उस स्टॉक फ्यूचर की, जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी, और आपका जो ओपनिंग प्राइस होगा, उस पर जो भी डिफरेंस आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शाम को आपके लेजर में आ जाएगा, और लॉस हुआ तो आपको लॉस आपके लेजर में आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है मार्किंग टू मार्केट। अब डिफरेंस क्या है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों को सीधा सा बता देता हूँ एग्जांपल, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 1 to 1 हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। हो सकता है कि दूसरा पर्सन पेमेंट ना करे, या दूसरा पर्सन पेमेंट के उस टाइम पे बार्गेनिंग करने लगे, या वो मिले ही ना, कहीं रहता हो और फिर आप उसको ढूंढो और उसके ऊपर एफआईआर करो, बहुत सी सारी चीजें होती है। फाइनेंस रिस्क भी आपका आ जाता है, कभी आपने एडवांस कर दिया, हो सकता है एडवांस का पैसा लेके वो चला गया, वो सारी चीजें, तो दोनों पार्टीज की तरफ से ये सारी दिक्कतें होती है। वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, एक्सचेंज के थ्रू काम होता है, क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में आपको सब कुछ सामने दिखता है, आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस मार्क टू मार्केट डेली लेजर के बेसिस पे आपको पता चलता है कि आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो तो अपने 12 एक्सपायरी तक की कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। ये सारी चीजें, मतलब कि पूरा रिस्क अगर खत्म करना है तो हम फ्यूचर में आ जाते हैं, और जहां पे रिस्क रहा वो आपका मतलब डिफॉल्ट रिस्क। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, प्रॉफिट एंड लॉस का तो रिस्क पूरा पूरा है, केवल डिफॉल्ट का रिस्क
और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का रिस्क ये आपके केवल फॉरवर्ड में मिलेगा, आपके फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को वीडियो को पॉज करिए, आप खुद पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब फ्यूचर के जो एडवांटेज हैं उसको रीड आउट कर लेते हैं। प्राइस ट्रांसपेरेंसी। मैं यूपी में बैठ के भी अगर मारुति का जो प्राइस देख रहा हूँ और आप मुंबई में बैठ कर भी देख रहे हैं, और एक बंदा लंदन में भी अगर इंडिया के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है, उसको भी वही प्राइस नजर आएगा इंडियन रुपीज में, जो हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, चाहे वो यूएस में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, कहीं पे भी एनीथिंग, सबको। तो दैट्स कॉल्ड प्राइस ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। कोई भी पैसा डिफॉल्ट करके नहीं जा सकता, सीधी सी बात। सिंपल सा एक शब्द में, कोई भी पर्सन डिफॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सचेंज इतना प्रैक्टिकली आरएमएस से इतना स्ट्रांग है कि वो पोजीशंस होल्ड करेगा ही नहीं। जितना आपका इनिशियल मार्जिन है तभी तक आप रह सकते हो मार्केट में, जैसे ही खत्म होने वाला होगा पहले ही सौदा काट देगा, ताकि क्या होता है, उसको एक्सचेंज को लॉस ना हो और किसी काउंटर पार्टी को रिस्क ना हो पाए, किसी भी पर्सन को रिस्क ना हो पाए। क्लियर? एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट जिसमें एक्सेस कर सकते हैं। द ओटीसी मार्केट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज डीलर। और जो ओवर द काउंटर मार्केट होती है करेंसी में, जो ओवर द काउंटर मार्केट होती है, जो भी फीमा में रजिस्टर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है, कुछ ऑथराइज डीलर्स होते हैं, जैसे थॉमस कुक हो गया, वेस्टर्न यूनियन हो गया, ये सारी चीजें आपकी फिजिकली जाकर के, और बैंक भी होती हैं, और फिजिकली जा करके बैंकों से जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपने जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया और कल को लग रहा है कि डॉलर के प्राइस नीचे आ रहे हैं, तो आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो कि बेच सकते हो डॉलर को ऑलरेडी, और अगर नीचे आएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। क्लियर? अब फ्यूचर और लास्ट देखते हैं। फ्यूचर ऑफर्स लो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग एज कंपेयर टू ओवर द कॉन्टेक्ट मार्केट। और फ्यूचर में क्या होता है कि मार्जिन आपकी बहुत कम लगती है, इसी को बोलते हैं लो कॉस्ट ट्रेडिंग। 70,000 रुपए को आपको डॉलर खरीदना है, आपको केवल 2,000 से 2,500 रुपए चाहिए मार्जिन। यही सिंपल सी चीज है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है? ओके, थर्ड पॉइंट में आपको लग रहा होगा कि मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। हर बंदा इसमें पार्टिसिपेंट करता है। ओटीसी मार्केट रिस्ट्रिक्ट टू द ऑथराइज डीलर्स। और जो, क्योंकि ओवर द काउंटर मार्केट है ना, मतलब इसका डिफरेंस, ये लाइन इसलिए बोली है कि जो ओटीसी मार्केट में केवल वही डील कर सकता है जो ऑथराइज डीलर हो। फॉरेन करेंसीज में केवल वही डील कर सकता है जो ऑथराइज डीलर हो, लेकिन इस मार्केट में हर कोई कर सकता है, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे एक कंपनी हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एमएसएमई हो। इवन एमएसएमई, आप जब इस मार्केट में आओगे तो एमएसएमई इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन उन्हें ऑथराइज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो मतलब सबके लिए ये द्वार खुले हुए हैं, और केवल जो कैश का सेगमेंट है वो केवल ऑथराइज पर्सन के लिए खुले हैं, लेकिन हमारे जैसे रिटेल्स के लिए या सबके लिए एक्सचेंज खुला हुआ है, तो हर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट में यही कहना चाह रहा था। अब आते हैं लिमिटेशंस। अगर हर किसी में कोई अच्छाइयाँ होती हैं तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, तो यहीं पे आपको लिमिटेशंस बताया गया। द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइज थ्रू इम्प्रूव लिक्विडिटी इन फ्यूचर लीड्स टू imperfect hedge since the amount and settlement dates cannot be customized। इसमें दिक्कत यही है कि एक सेटलमेंट जो डेट होती है या एक आपकी फ्यूचर डेट होती है, वो एक डिसाइडेड होती है, और उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। वो जो एक्सपायरी होनी है उसी डेट पे होगी, और उसे कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरीके से, ये लिमिटेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये चीज बहुत अच्छी है कि इंसान को पहले से पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, दिक्कतें तब है कि बाई चांस उस दिन आपका सौदा ऊपर नहीं आया और आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आपको वो सौदा काटना है, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए इस हिसाब से ये एक लिमिटेशन के कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट है, while margining and daily settlement is a prudent risk management policy, some client may prefer not to incur this cost in favor of OTC forward, where collateral is usually not demanded। बहुत से ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे मतलब कि इनिशियल मार्जिन जैसी चीज नहीं होती, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। कि अथराइज डीलर के साथ आपने कोई डील कर ली, ठीक है, इतने करेंसी खरीदने की, हो सकता है आपको उसको पेमेंट तभी देनी हो जब वो आपके पास अवेलेबल करा के दे, कोई एडवांस देने की जरूरत नहीं है, आपने केवल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको एक इनिशियल मार्जिन देनी ही पड़ेगी, तो और उसको डेली टू डेली आपका सेटल होगा। तो इस चीज को भी यहाँ पे लिमिटेशन के तरह से बताया गया है। तो ठीक है, जहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पे कुछ कमियां होती हैं, तो ये लिमिटेशंस आपके हैं। ठीक।
अब लास्ट आ गया इंटरेस्ट रेट पैरिटी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एक्सचेंज रेट एंड sorry, spot exchange rate being approximately equal to the difference in domestic and foreign interest rate is called the interest rate parity. Alternatively, way to explain interest rate parity says that the spot price and future price of a currency pair incorporates any interest rate differentials between the two currencies, assumption there is no transaction cost or taxes. इंटरेस्ट रेट पैरिटी में जो ये डेफिनेशन दी हुई है और जो इसका एक्चुअल जो मीनिंग है, जो एक्चुअल चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, वहां से आपको बहुत ही क्लैरिफाई हो गया है और बहुत ही इजी होगा। देखिए, कोई भी स्पॉट प्राइस होता है और कोई भी आपका जो फ्यूचर प्राइस होता है। आज अगर 2 तारीख है उस कॉन्ट्रैक्ट की और उसकी एक्सपायरी 28 को है, 28 को है उसकी एक्सपायरी, तो आज का प्राइस अगर 300 रुपए है तो वहां फ्यूचर का प्राइस 306 रुपए दिखा रहा होगा। रीजन क्या होता है? उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जुड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होते जाते हैं, जैसे जैसे दिन पूरे कंप्लीट होते चले जाते हैं और जब 28 तारीख आती है, तो जो भी फ्यूचर का प्राइस होता है और जो भी स्पॉट का प्राइस होता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन पे कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी बची नहीं, उस दिन दोनों का प्राइस बराबर हो जाता है और जो यही गैप है और ये जो यही डिफरेंस है जो खत्म हो जाता है, इसी चीज को हम लोग इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आप लोगों को बताया, सिंपली आप लोगों को बताया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और इंटरेस्ट रेट पैरिटी में यही चीज आएगा आपके एग्जाम में, आपके माइंड में यही रखना है। अगर वहां पे क्वेश्चन आया कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है? लास्ट वर्किंग डे जो एक्सपायरी डे है उस डेट पे, इसका रीजन है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। क्लियर है? इस जो भी डेफिनेशन है, आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, इसीलिए ओएमआर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, तो आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हो, तब आप लोगों को पूरी चीजें रटी होनी चाहिए, माइंड में याद होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड, क्योंकि वहां पे आपको रिटन स्किल्स दिखानी पड़ती है। यहाँ पे आपको रिटन स्किल्स नहीं, यहाँ पे आपको अपना माइंड और कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ता है ओएमआर में। ठीक है? तो यही चीज है आपकी, यही चीज इसमें मेंशन की गई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक सिंपल सा है, 1 या 2 क्वेश्चंस का ये आएगा और आपको यही चीज पूछेगा। और इंटरेस्ट रेट पैरिटी आपको सिंपल वर्ड्स में यही समझना है कि जब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जो एक्सपायरी डेट पे जो प्राइस है और आज की डेट पे जो स्पॉट प्राइस है, उनके बीच जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस का रीजन होता है आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? ये चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड जब आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। वो चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा। हाँ, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो पूरे 3 चैप्टर्स जो भी मैंने पीडीएफ्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, आप उनसे आप पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करिए, क्योंकि काफी चीजें क्लियर टाइम टू टाइम होंगी। थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि बहुत फास्ट अगर रहेगा तो वो बाउंस कर सकता है। क्लियर? थैंक यू सो मच।